अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस, कौन कौन सी होती हैं, उसकी क्या टाइप्स होती हैं। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जिस कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट है वो कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। आज हमने उसी कॉन्सेप्ट से मिली जुली चीज पढ़ी। जब हमने हेल्थ इकोनॉमिक्स की इवैल्यूएशंस पढ़ी थी तो हमने इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस के अंदर देखी थी कि कुछ इनपुट्स होते हैं, ये सारे इनपुट्स हैं, और फिर उसके कुछ आउटकम्स होते हैं। तो इनपुट्स जो है वो सबके सेम है, जो कि है कॉस्ट। इसलिए उनकी बात होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉस्ट यूटिलिटी। इसलिए उन सबके शुरू में आता है कॉस्ट, और फिर उसके बाद आउटकम्स जो होते हैं इट वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आप अपने आउटकम जो है वो सेट करेंगे, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वही इकोनॉमिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करके। तो यहाँ पे हम जो जिन इनपुट की बात करेंगे वो है कॉस्ट। आज का हमारा जो पूरा लेक्चर होगा वो कॉस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कॉस्ट हर एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के अंदर एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपके पास कॉस्ट नहीं होगी तो इट मीन्स आप उसको इनपुट ही नहीं दे सकते। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, और फिर आपने उसको सही तरीके से सिस्टमैटिक वे के अंदर उसकी कंप्यूटेशन और उसको सही तरीके से पुट करना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल रोल। तो कॉस्ट की आज हम बात करें। अच्छा, कॉस्ट एनालिसिस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली बात होती है कि कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन करना, कि कौन-कौन सी कॉस्ट दैट वी नीड टू इंक्लूड और कौन-कौन सी कॉस्ट है दैट वी शुड नॉट इंक्लूड। कौन-कौन सी हम करेंगे और कौन-कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन-कौन सी रिसोर्स जो है वो हमें कॉस्ट देगी और कौन-कौन सी रिसोर्स जो है वो हमें कॉस्ट नहीं देगी। तो हमें इसके लिए एक कॉस्ट की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता चल गया ये सारी कॉस्ट है जो हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है, ये सारी कॉस्ट है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये सारे टास्क परफॉर्म करते हुए हमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो जब जो इंक्लूड करने वाली कॉस्ट है फिर आपने उसका मेजरमेंट करना कि आपने कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ रिसोर्स विल बी यूज्ड विद द प्रोग्राम और ट्रीटमेंट। उसका कितना वॉल्यूम हो, कितनी कितना ज्यादा होगा, कि कितनी रिसोर्स होगी। कि लेट्स सपोज हमें गाड़ियां चाहिए, ठीक है, अपने प्रोग्राम के लिए वैन्स चाहिए। उसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट करी कितनी वैन्स चाहिए और कब कब वैन्स चाहिए। तो फिर आपने सबसे पहले आपने अपनी रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करी विद द अलोंग विद द कॉस्ट, और फिर आपने उसकी मेजरमेंट करी कि कितनी रिक्वायरमेंट आपकी। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने उसकी वैल्यूएशन करी और आपने फिर आइडेंटिफाई करा दिस इज द कॉस्ट दैट वुड नीडेड टू कंप्लीट दिस स्पेसिफिक टास्क। तो फिर उस टास्क से रिलेटेड कुछ अदर टास्क भी एसोसिएटेड हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि मतलब कौन सी फॉरगो कॉस्ट है, कि आप फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इस वक्त आप ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में ना करनी पड़े, या आप कोई चीज टारगेट करते हैं। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये कॉन्सेप्ट इसी के साथ एसोसिएटेड है। हम इसको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर भी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हमें इसमें ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, कि कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो वो होती हैं जो एक्चुअली में विजिबल होती हैं और हमें नजर आती हैं कि ये सारी कॉस्ट जो है दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन अवर प्रोग्राम। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर किसी को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, लेट्स सपोज हमने किसी पेशेंट्स को हमने इंटरवेंशन दी कि अगर इनकी इस लाइफ स्टाइल अच्छा करते हैं, इनकी इनकी कंजम्पशन पैटर्न अच्छा करते हैं, इनकी लाइफ के अंदर कुछ प्रोटीन्स हम ऐड करते हैं कि थोड़ी सी प्रोटीन ले लें, और इनकी लाइफ के अंदर अगर कुछ एक्सरसाइज भी ऐड करते हैं तो इनकी डायबिटीज और इनका हाइपरटेंशन जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी सर्विस ली है, किस किस डॉक्टर के पास गए, किसी कंसल्टेंट को दिखाया, क्या कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, कभी इमरजेंसी में गए, वो सारे जो उन्होंने मेडिकल कॉस्ट इन्होंने ली हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं कि समटाइम्स लोग होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उन्हें पड़ी, समटाइम्स वो नॉन मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, लेट्स सपोज फेथ हीलर होते हैं कुछ के, हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौलवी हो गए, पीर फकीर हकीम हो गए, ये सारी भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती हैं। लेकिन ये मेडिकल
से एसोसिएटेड नहीं है, नॉन हेल्थ सर्विसेज लाइक दूसरी चीजें भी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इनफॉर्मल केयर की चीजें के अंदर, तो ये सब भी उसमें कर सकते हैं। बाकी मेडिकेशन प्रोफाइल और सारी की सारी चीजें जो एक्चुअली में आपने इनकर्ड करी वो सब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जैसा एसोसिएट का वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके अलावा कोई तीसरी कॉस्ट नहीं होती। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है कि लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली आपके आपके साथ गया, कोई वो फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव, कोलीग आपके साथ गया, जब आप बीमार थे आपको हॉस्पिटल के लेकर गया, या उसकी अपनी कॉस्ट लगी आपके हेल्थ को बेहतर करने के लिए, तो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। प्लस आप जॉब करते हैं, 3 दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आप 3 दिन घर में रेस्ट कर रहे थे, आप नहीं गए, तो वो कॉस्ट भी आपको ऊपर आएगी, क्योंकि 3 दिन आप जॉब करने नहीं गए तो 3 दिन की आपकी सैलरी डिडक्ट होगी। इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी लॉस। तो इस इंटरवेंशंस की जो भी कॉस्ट है उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। अब ये बात करते हैं कि कौन कौन सी जो रेलिवेंट कॉस्ट की लिस्टिंग करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो बेसिक कॉस्ट होती है, उसके अंदर मजीद चीजें आती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं कि जो भी नर्सिंग का टाइम, आपके चोट लग गई थी जो नर्सिंग करी, वो मेडिकल टाइम, आप मेडिकल डॉक्टर को दिखाए, ड्रग्स जो आपने दवाइयां ली, इक्विपमेंट आपके ऊपर जो भी यूज हुए, लेट सपोज डॉपलर करवाना था आपको, आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन यूज हुई, एक्सरे हुआ, कोई भी ब्लड टेस्ट हुए, वट। इसके अलावा कोई और आपने फैसिलिटी वगैरह ली, वो सारी की सारी चीजें ये डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं। कॉस्ट फॉलिंग ऑन अदर एजेंसीज, किसी और एजेंसीज के साथ इन्वॉल्व थे और हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो वाली कॉस्ट उनको इनकर्ड हुई। कॉस्ट फॉलिंग ऑन पेशेंट्स एंड फैमिलीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो आपने अपनी जेब से दी। कुछ लेट सपोज अगर अदर एजेंसी के साथ इन्वॉल्व है, आपके एम्प्लॉयर दे रहे हैं, आपका हेल्थ बेनिफिट हुआ है, लेकिन आपने कुछ अपनी जेब से इनकर्ड करी, तो वो भी एक कॉस्ट होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोडक्टिविटी कॉस्ट के आप प्रोडक्टिव नहीं रहे, तो उसकी है टाइम ऑफ वर्क फॉर द पेशेंट। आपने जितना 1 हफ्ते की छुट्टी ली, तो आपको 1 हफ्ते की सैलरी डिडक्ट होगी अंटिल अनलेस आपकी पेड लीव ना हो। टाइम ऑफ फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड, जो भी आपके दोस्तों ने और आपके फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने जो भी टाइम ऑफ उन्होंने लिया, उनकी भी प्रोडक्टिविटी लॉस हुई ना। आप भी ऑफिस नहीं गए, वो भी ऑफिस नहीं गए। तो इसके अलावा कोई रिपोर्ट आवर्स, डे लॉस्ट हो गए, एवरेज वेज रेट, जो है सारी की सारी चीजें प्रोडक्टिविटी लॉस से एसोसिएटेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं जो होता है पेशेंट्स कॉस्ट। पेशेंट्स कॉस्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक है आउट ऑफ पॉकेट जो उसने अपनी जेब से दी, जैसे कि लेट सपोज आपके कोई बच्चे हैं, तो बच्चों को किसी को डे केयर सेंटर में या किसी बेबी सिटर के पास देना, या आपका जो ट्रैवल है वो सारी चीजें आपने अपनी जेब से दी। और टाइम कॉस्ट है जो भी आपने केयर गिवर को, जो भी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोरबिडिटी के लिए, या आपने जो भी प्रोडक्टिविटी आपकी लॉस हुई, वो सारी की सारी इसकी टाइम कॉस्ट है, जो आप उस टाइम पे कुछ और बेहतर काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें एसोसिएटेड है। अच्छा, जो ये वाली कॉस्ट होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जो टाइम कॉस्ट होती है, ये पूछता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें मैं कितने और दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, मैं क्यों नहीं यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज हो सकता, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी है, मुझे पर पार्किंग के पैसे देने। तो टाइम भी एक कॉस्ट है कि जो भी आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्टिव काम कर सकते थे वो उसकी वजह से रुक गया है, और इवन आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बहुत होता है। लेट्स मूव टू द गैदरिंग कॉस्ट डाटा फॉर इकोनॉमिक स्टडीज। इकोनॉमिक स्टडीज जो है वो दो किस्म की होती हैं। पहली इकोनॉमिक स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, वो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर एक्चुअली में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती है, आप खुद वो ट्रायल परफॉर्म करते हैं और गैदर करते हैं प्राइमरी डाटा, चाहे व्हाटएवर आपने हॉस्पिटल सेटिंग से लिया है, या आपने व्हाटएवर पेशेंट से लिया है, या पेशेंट्स के केयर गिवर या फैमिली से लिया है, आपने कहीं से भी वो डाटा लिया है, लेकिन एक्चुअली में आपने खुद गए वो आपने डाटा गैदर किया। तो दो टाइप्स की जो होती है इकोनॉमिक स्टडीज हैं। पहली की स्टडीज अलोंग साइड क्लिनिकल ट्रायल, इसके अंदर है हाई लेवल ऑफ डिटेल्स पॉसिबल। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा हाई लेवल की डिटेल्स जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि है इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर बर्डन भी आता है, बिल्कुल।
बिल्कुल आता है, हर एक के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस और यूनिट कॉस्ट आपको पता चल जाता है कि अभी की कौन कौन सी प्राइसेस मौजूद हैं और इसकी यूनिट कॉस्ट क्या है उस टाइम फ्रेम के अंदर। आपको अगर जब आप स्टडी कर रहे हैं आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा इशू नहीं होता। ऑल कॉस्ट और डिजीज स्पेसिफिक ओनली, स्पेसिफिकली जो आप अपनी स्टडी के बारे में कर रहे हैं उसके लिए आपको पता चल जाएगा। यूज ऑफ केस रिपोर्ट फॉर्म, आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे CRF और फिर आप उससे पूछना शुरू करेंगे तो आपके पास वो एक बहुत ज्यादा आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली इंफॉर्मेशन आ जाती है। प्रोटोकॉल ड्रिवन कॉस्ट, एक तरीका कार होता है, एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कॉस्ट लेते हैं तो आपके पास कॉस्ट आपकी नौयत की आपकी मर्जी के मुताबिक आ जाती है। चैलेंजेस ऑफ मल्टी सेंटर ट्रायल्स, एक से ज्यादा सेंटर है वहां के अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट कम है, कहीं पे कॉस्ट ज्यादा है, कहीं पे सर्विस किसी और तरीके से लोग ऑक्युपाई करते हैं, कहीं पे किसी और के तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज मॉडलिंग स्टडी। मॉडलिंग क्यों की जाती है? मॉडल इसलिए की जाती है किसी भी स्टडी के लिए कि आपका टाइम बच जाए। एक चीज आपके पास मौजूद है, इस चीज को देखते हुए आपने अपनी चीज का एक मॉडल तैयार कर लिया, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर करके आप बाद में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक मॉडल तैयार कर लेना कि यूजिंग द हेल्थ इकोनॉमिक्स मॉडलिंग कि जितनी भी अवेलेबल और एक्सेसिबल कॉस्ट जो हमें मिलेगी हम उसको अपने उसके अंदर गैदर कर लेंगे। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डायबिटिक, पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक ट्रीटमेंट की एनुअल कॉस्ट कितनी है, तो हमारे पास जितनी भी कॉस्ट मिलेंगी वो कॉस्ट को हम गैदर कर लेंगे और फिर जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी उस रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर हम एक रेग्रेशन मॉडल लगा देंगे कि इतनी अगर इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये बराबर वाली कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए थी क्योंकि इसका इस पे कोई इम्पैक्ट है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम OLS मॉडल लगा के हम उससे दूसरी जो रिमेनिंग कॉस्ट है उसको हम पुल कर देते हैं। बाकी और भी स्टैटिस्टिकल टूल्स है, बूटस्ट्रैपिंग etc वगैरह। तो वो सारी चीजें जो मॉडलिंग स्टडी में है उसके अंदर एक्चुअली में आपने एक बने हुए मॉडल को देखकर उसको रेप्लिकेट करना है और फिर आपने अपनी कॉस्ट उस मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल ट्रायल तो करने नहीं पड़ते, लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बताता हूँ किस किस्म के होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रूटीन कॉस्ट डाटा, रूटीन कॉस्ट डाटा कहीं पर है कहीं पे नहीं है, सही है। डिपेंड्स हॉस्पिटल कॉस्ट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट, DRG कॉस्ट, ये कॉस्ट जरूरी नहीं कि एक्चुअली में हो, किसी और ने रिपोर्ट करिए, किसी और टाइम पे करिए, किसी और सिनेरियो में करिए, वो उनको पता है। आपने तो खाली वो एक रिपोर्ट या पब्लिकेशन देख के आपने उसको एस्टिमेट किया ना। कम्युनिटी कॉस्ट क्या होती है? मतलब बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वहां से रह जाती है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कैपिटल कॉस्ट के मतलब कौन कौन सी कैपिटल कॉस्ट के इंक्लूजन थे, कौन कौन से एक्सक्लूजन थी, ये सारी कॉस्ट आपको देखनी पड़ती हैं थॉरली। अगर नहीं मिलती तो फिर कहीं पे आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बेसिस के ऊपर आपको उसको एज्यूम करना पड़ता है कि ये इतनी कॉस्ट है तो होपफुली ये भी इतनी होगी, या इसका 1.5% होगी या इसकी डबल होगी। तो फिर आप कुछ ना कुछ मॉडल लगा के उसको एस्टिमेट करते हैं। बिलिंग कॉस्ट टू चार्ज रेशियोस ये चाहिए होता है। कॉस्ट फ्रॉम द लिटरेचर के लिटरेचर सर्च करना है, सब कुछ करना है, रिसर्चर है उसका अपना टाइम भी है। डेफिनेटली बहुत सारी जगहों से वो अपना लिटरेचर उठाएगा, बहुत सारे डेटाबेस हैं, सर्च इंजन हैं, तो उसकी बंदे का भी अपना टाइम है तो उसकी भी एक अपनी कॉस्ट है। यूज ऑफ एक्सपर्ट पैनल एंड एलिसिटेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है एक्सपर्ट से भी पूछना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स की भी कोई फीस हो सकती है, वो सारी की सारी जो कॉस्ट है आपने उसको देखना पड़ता है मॉडलिंग स्टडी में। कुछ मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे। मैं लेट मी मूव दिस। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ मार्जिन इन हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग, कुछ मार्ज कुछ वो होते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स है कि मार्जिन कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्थ केयर की। तो लेट्स सपोज कि अगर जब भी इंक्रीज ड्रग डोजेस के ड्रग्स की डोजेज बढ़ाए, ट्रीटमेंट को आपने बढ़ा दिया, सही है, इस जगह पे मार्जिन आ सकता है कि आपने ड्रग बढ़ाया तो ड्रग को आपने इंक्रीज कर दिया तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। मेडिकेशन की आपने डोज बढ़ा दी, सही है, तो इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। एक्सपेरिमेंट आपने किया, इसमें आपको एक मार्जिन मिल गया, ये मार्जिन है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट टू लोअर रिस्क पेशेंट, पहले हाई रिस्क पेशेंट के ऊपर था, फिर लोअर रिस्क के ऊपर था, तो आपने उसका एक्सपेंड कर दिया एक ट्रीटमेंट को कि चले हम उसके ऊपर कर देते हैं। इसके बाद
वैक्सीनेटिंग द जनरल पॉपुलेशन रादर देन द हाई रिस्क ग्रुप ओनली। तो जो वैक्सीनेशन जो है उसको भी आपने उसका बढ़ा दिया, उसको भी आपने मार्जिन कर दिया कि जब ट्रीटमेंट आप बढ़ाते हैं, जब मेडिकेशन बढ़ाते हैं, तो सब चीजें बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होती है तो जब आपने मार्जिन किया तो फिर उसके बाद आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। वो क्या कॉन्सेप्ट कराता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो हम आगे पढ़े। अच्छा, एक छोटा सा एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है इसकी, वो ये है कि हमारे पास इस टाइम ये एग्जाम्पल है कि 6 मरतबा आपने कोई एक टेस्ट परफॉर्म किया, और आपने जब पहली मरतबा टेस्ट परफॉर्म किया तो आपको 77,511 रुपीज लगे। सही है, इसको आप डॉलर भी कह सकते हैं, रुपीज भी कह सकते हैं, वॉट एवर द केस में भी। और आपने 65.9 जो है इन लोगों को आपने डिटेक्ट किया कि हाँ इसमें आते हैं। और फिर उसके बाद जो उसकी एवरेज कॉस्ट निकली, फिर उसके बाद आपने ये सोचा नहीं मैं ना थोड़ी कॉस्ट और बढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट करता हूँ। आपने कॉस्ट बढ़ा के 107,650 कॉस्ट करी तो आपके 65 से 71 हो गए। फिर कॉस्ट मजीद आपने इंक्रीज करी, ज़्यादा लोगों के ऊपर मजीद टेस्ट करा, फिर केसेस तो थे वो ज़्यादा डिटेक्ट हो गए, थोड़े थोड़े थोड़े। तो आप देखें 3 के बाद 1 में तो 65 हुए, फिर 71 हुए, फिर 71 के बाद 3 में 3 4 5 6 71 ही है, थोड़ा बहुत मजीद इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीज हो रहे हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल भी होता है कि एक वक्त तक आपको कॉस्ट लगानी चाहिए, उसके बाद आप कॉस्ट लगाएंगे तो कॉस्ट जाया होगी, मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है, कार की अपनी जो वर्थ है वो इटसेल्फ एक वर्थ है, लेट्स सपोज वो 7 लाख 8 लाख की गाड़ी है। तो 8 लाख की गाड़ी के लिए मैं उसके ऊपर चाहे जितने पैसे लगा दूं, सस्पेंशन अच्छे कर दूं, मैं सब चीजें अच्छी कर दूं उसके लिए, लेकिन उसकी एक वर्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। 7 लाख की गाड़ी भी आपसे 7 करोड़ में नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए इंसान की हेल्थ है, क्या मैं अपने ऊपर जितने ही पैसे लगा लूंगा एक हद तक मेरी हेल्थ बेहतर हो सकती है, उसके बाद मेरी हेल्थ में मजीद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, बहुत नेग्लिजिबल आएगी। तो इतने ज्यादा पैसे लगाना फायदा नहीं है, जितना थ्रेशोल्ड लेवल है वहां तक ही लगाए जाए, उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसके अंदर बोला गया है। अब इसी एग्जाम्पल को देखते हुए नया जो नेक्स्ट चार्ट है उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट का चार्ट है। अब देखें, पहला जब हमने लगाया था तो उसकी कॉस्ट पड़ी थी 77,511। इस कॉस्ट के ऊपर 65.9 केसेस डिटेक्ट हुए थे। फिर जब वो कॉस्ट 30,000 रुपए से बढ़ा दी गई तो फिर 5.4 केसेस डिटेक्ट हुए, फिर 22,000 से मजीद बढ़ा दी, 0.4 डिटेक्ट हुए, फिर 17%, 17,000 से और बढ़ा दी, 17,917, 17,917, फिर सो ऑन सो फोर्थ। तो इट मीन्स आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन आपके अंदर नए केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे, बहुत मिनिमल हो रहे हैं। तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट यहाँ पे जाया हो रही। तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो निकालते हैं मीन्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो इस तरीके से निकाली जाती है कि कॉस्ट को आपने डिवाइड कर दिया तो आपको पर केसेस के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर पर डिटेक्ट होने पे केस को आपको कितनी पड़ी। तो सबसे लास्ट में आप 6 जब आपने छठा टेस्ट किया तो आपको पता चला कि आपको 47 मिलियन की आपको कॉस्ट पड़ी। तो ये बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक आपको एक हद तक कॉस्ट इनकर्ड करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़ाया होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, कि कॉस्ट को इंक्रीमेंट करने से देखते हैं कि क्या आप कितने परसेंट या कितने प्रोपोर्शनेट या कितने केसेस जो होते हैं वो, या कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर बहुत मिनिमल हो रही है तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मिनिमल इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स अब आपकी ये जो इंटरवेंशन है और ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी, ये प्रोसीजर्स, ये प्रोटोकॉल जो है अब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा है। तो ये आपने चीजें बहुत देखभाल के करनी है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे स्क्रीन ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। ओके, अच्छा, सेंसिटिविटी एनालिसिस बताते हैं, पहले इसको हम बाद में आएंगे। पहले हम लेफ्ट साइड के ऊपर देखते हैं, छोटा सा चार्ट बना हुआ है। जो लेफ्ट चार्ट जो बना हुआ है, इसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप बना हुआ है। माइक्रोस्कोप के जो लेफ्ट बार है उस पर लिखा हुआ है फॉल्स नेगेटिव, और जो राइट बार है उस पर लिखा हुआ है ट्रू नेगेटिव। सही है। और जो इसके अंदर जो जो माइक्रोस्कोप का एरिया वो स्टडीड एरिया है। इन सब के अंदर से आपने ये वाले एरिया को, पॉपुलेशन को स्टडीड किया।
सही है। तो उसके अंदर जो ग्रीन वाला थे वो जो है ट्रू पॉजिटिव, और जो रेड वाले थे वो थे फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, तो ऊपर न्यूमिनेटर में आता है सेंसिटिविटी के अंदर नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, सही है, जिनको वाकई में डिजीज थी, सही है, और वो पॉजिटिव आ गए, ट्रू थे वो और वो पॉजिटिव आ गए, सही है। डिवाइड के अंदर आता है नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव मतलब ग्रीन एरिया इसका, प्लस नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव मतलब जो के गलत थे और फिर उसके अंदर वो आ गए। तो इट मींस कि जितने भी आपने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी इलनेस के साथ थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। तो वो आपने सेंसिटिविटी का फॉर्मूला इसमें लगा दिया। स्पेसिफिसिटी इससे अपोजिट होता है, मतलब वो है नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव्स के जो के थे वाकई ट्रू में नेगेटिव थे, सही है, जो ट्रू थे वो नेगेटिव्स आ गए, सही है, जो वाकई में थे और आपने उनको नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया, आप उनको स्टडी के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सके, बाहर रह गए वो ट्रू नेगेटिव, और प्लस नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव जो आपने उनको ले लिया उसके अंदर जिनकी वाकई में डिटेक्ट हुए कि हाँ वो यहाँ पे थे। तो टोटल पेशेंट्स विदाउट इलनेस, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट इलनेस, और जिसमें जो आपके ट्रू नेगेटिव यहाँ पे आपने उसको ले लिया था। तो ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। सेंसिटिविटी ये बताती है कि कितने चांसेस हैं, हाउ मच आपका जो इंटरवेंशन स्टडी प्रोग्राम जो है वो किस हद तक सेंसिटिव है, कि हाँ इसके अलावा भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके चेंज होने की वजह से आपका कितना सेंसिटिव है कि चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा अच्छी फाइंडिंग्स नहीं आई हैं तो इट मींस आपके जो इंटरवेंशन है ज्यादा सेंसिटिव है और आप सही तरीके से उसे गैदर नहीं कर सके। अगर आपने ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन को अपनी स्टडी के अंदर शामिल कर लिया तो वो सब तक सेंसिटिव नहीं रहेगा। एंड सेम गोज फॉर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जो होती है इसके अपोजिट होती है कि हाँ कि जो लोग होते हैं वो हमें किस हद तक जो ट्रू फॉल्स है वो हमें किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद छोटी सी बात थी, वो इसमें यहाँ पे लिखा था कि सेंसिटिविटी के बारे में इन्होंने बात बताई, वो ये बताई हाउ मैनी रेलिवेंट items are selected, how many sick people are currently identified as having the condition, कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई करा जिनको कंडीशन थी, हाउ मैनी नेगेटिव सिलेक्टेड एलिमेंट्स और ट्रूली नेगेटिव, सही है, हाउ मैनी हेल्दी पीपल आर आइडेंटिफाई एज नॉट हैविंग द कंडीशन। तो सेंसिटिविटी में आपने बोला कि कितने लोगों को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया जिनको एक्चुअली में प्रॉब्लम थी, और स्पेसिफिसिटी में कितने लोगों को ऐसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि हेल्दी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में थोड़े से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि कितने केसेस आपने ट्रूली आइडेंटिफाइड करे, ये दोनों चीजें इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रू मतलब आइडेंटिफाई करे पॉजिटिव थे नेगेटिव थे, ये इससे डिपेंड करते हैं। ट्रू मतलब आपने हाँ उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और पॉजिटिव मीन्स आपने उनको ढूंढ लिया, और ट्रू मतलब वाकई में थे, फॉल्स मतलब नहीं थे। ट्रू पॉजिटिव मतलब आपने ढूंढ लिया, नेगेटिव मतलब आप ढूंढ नहीं पाए। जो जो माइक्रोस्कोप के अंदर का एरिया है उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव, मीन्स आप उसने ढूंढ लिया, आपने पॉजिटिव थे, और जो ट्रू थे वो वाकई में थे, आपने उन्हें पॉजिटिव ढूंढ लिया। और फॉल्स मतलब वो जो पॉजिटिव उन्हें डिजीज नहीं थी लेकिन आपने फिर भी उनको ढूंढ लिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।